हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट प्लेस। हमारे चैनल पे हम लोग लेके आते हैं क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस। तो देखते हैं आज क्या लेके आए हैं। आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। तो अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए, जाके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और फर्स्ट पार्ट देख के आइए। अब ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसे आज के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ के अगर आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठा कीजिए, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन में और एट द एंड ऑफ द वीडियो जब टॉपिक खत्म होता है तो मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। आज भी मैं मिड में और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। टॉपिक तो आपने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बहुत ही ईजिएस्ट लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए मैंने खुद से लिखे हैं वो नोट्स जो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर है। तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के और टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए टॉपिक बेसिकली कहता क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी देश में जब स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज पर्सन लगातार बढ़ते रहते हैं, देश में डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे देश में होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होती है उन्हें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने समझाया यहाँ पे। चलिए देखते हैं वन बाय करके वन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन द इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ। इमोशनल का मतलब होता है कि एक पर्सन के एस्पिरेशन का चेंज होना, और मटेरियल का मतलब होता है कि देश में नंबर ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज पर्सन का इंक्रीज हो जाना। अब जब दोनों इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। स्किल्ड पर्सन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं कंपैरेटिवली टू अनस्किल्ड पर्सन। सेकंड पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक स्किल्ड इंसान मशीनों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है एज कंपैरेटिवली टू अनस्किल्ड पर्सन। अब एक पर्सन जिसे काम आता ही नहीं है वो ढंग से क्या ही काम करेगा, लेकिन जिस पर्सन को एक्सपर्टीज है तो वो फटाफट से काम करेगा, और जितना ज्यादा काम करेगा उतनी देश में जीडीपी या फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो आप समझते हैं ना कि देश के अंदर जीडीपी का बढ़ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है, अगर लगातार जीडीपी इंक्रीज होती जाए तो। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन हैंडल मशीन्स better than the others. It enhance the productivity and accelerate the pace of growth. Next point है higher rate of participation and equality. Human capital formation से economic growth तब भी होती है जब higher rate of participation हो जाए। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि देश में मेल फीमेल्स दोनों ही प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है, और जब मेल्स और फीमेल्स दोनों ही मिलकर प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप ही होनी है। और सेकंड चीज होती है इक्वालिटी, जिसकी बात हम करते हैं कि दोनों का समान अधिकार है। आज लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़े लिखे और स्किल्ड हैं और दोनों ही सभी एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, तो इससे जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और इक्वालिटी भी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है। अब इस चार्ट के थ्रू हमने क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट में चीजों को समझाया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर देश में ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल करेगा। अब फिजिकल कैपिटल का मतलब मशीनें थी है ना, मशीनों का अच्छे से यूज करेगा, अच्छे से यूज करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, अलोंग विद द ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पार्टिसिपेशन का सीधा सीधा कनेक्शन एम्प्लॉयमेंट से ही है, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इनकम भी ज्यादा होगी, हायर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। और अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अपनी अच्छी डाइट पे और खर्च करेंगे। अगर और खर्च करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है आपके पास, ये प्रोसेस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है आज का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स फेसिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या क्या समस्याएं आ रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। पहली और सबसे बड़ी समस्या
हर जगह की समस्या, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या अगर लगातार बढ़ेगी तो उतने ही मकान चाहिए, उतनी ही ज्यादा दवाइयाँ चाहिए, उतनी ही ज्यादा आपको हर एक चीज, वाटर की फैसिलिटीज चाहिए, हर एक चीज आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो अब उससे क्या हो जाता है कि जो पर हेड अवेलेबिलिटी होती है, प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितनी चीजें आ रही, कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अच्छा स्कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, इतना ज्यादा लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, ब्रेन का ड्रेन हो जाना, ड्रेन का मतलब आउट ऑफ कंट्री चले जाना। इसका मतलब है एक पर्सन जो बॉर्न, एजुकेट एंड ट्रेंड हुआ इंडिया के अंदर, लेकिन जब सर्विस देने की बारी हुई तो वो चला गया डेवलप नेशंस की तरफ, टू द डेवलप कंट्रीज। ये एक सीरियस थ्रेट है आज के इंडिया के अंदर। इंडिया में हर पर्सन आज पढ़ लिख के क्या करना चाहता है, माइग्रेट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर ज्यादा बेटर, अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसे मिलेंगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, जो कि इंडिया में नहीं मिल पाते। और ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन इससे एक सीरियस समस्या खड़ी होगी इंडिया में, ब्रेन ड्रेन की। अगर अच्छे ब्रेन ही देश से निकल जाएंगे, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स ही देश से निकल जाएंगे, तो देश में बचेगा क्या, देश की ग्रोथ कैसे होगी? सोचने वाला सवाल है, उस पर हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब हम लोगों की मैन पावर प्लानिंग कैसे डेफिशिएंट है? हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तो खोल दी बहुत सारी, जहाँ पे आप लोग पढ़ के इजिली बाहर निकल सकते हो। इतने सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे? यानी कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं अपने देश के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देने में, बिकॉज जितने एंटरप्रेन्योर होंगे उतने ही ज्यादा जॉब्स जनरेट हो पाएंगी। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये भी है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग का कोई खास प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई कि वहाँ पे भी इतना अच्छा एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अच्छे फार्मर्स, स्किल्ड पर्सन, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारी देश की बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकेडमिक स्टैंडर्ड्स, वो बड़ी ज़्यादा लो है। लो कैसे हैं? हमने इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इतना सारा चीज़ें खोली हुई हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, लेकिन वहाँ पे शिक्षा कैसी दी जा रही है, एजुकेशन कैसी दी जा रही है? जस्ट रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, मार्क्स ले आइए, मार्क्स के पीछे सब भाग रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे कोई भी नहीं भाग रहे। जबकि असल लाइफ पे काम प्रैक्टिकल नॉलेज ही आती है। इवन दैट बच्चे भी अगर कुछ प्रैक्टिकल सिखाना चाहो तो वो बोर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल हमें नहीं सीखना, बस हमें इतना बता दो कि हमें मार्क्स आ जाए। शायद आज आप लोग भी इसी वजह से यहाँ पे आए हैं कि थोड़ा सा सिखा दो, बस मार्क्स आ जाए। मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करते जितना प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करती है। अब हमारे इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स है वो लो इस वजह से क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। सिर्फ थ्योरी के ऊपर, थियोटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे दैट्स द रीजन कि हमारा जो मैन पावर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रहा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि एजुकेशन प्रोड्यूस करता है गुड सिटीजन्स, जो कि देश का सोशल फैब्रिक, यानी वो सिविक सेंस, अच्छे सिविक्स पर्सन जो है वो बनाता है एजुकेशन, है ना। पढ़ लिख के हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। एजुकेशन फैसिलिटेट करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। ये आपके सोचने के स्तर को, मेंटल हॉरिजन को डेवलप करता है, इनोवेशन और इन्वेंशंस को भी प्रमोट करता है। अब पढ़े लिखे जो लोग हैं, जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वही तो रिसर्च करके आगे देश को लेके जाते हैं। तो भाई एजुकेशन की वजह से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल ही ग्रेटर पार्टिसिपेशन करते हैं इन द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। मतलब साफ साफ ये है कि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा जाके जॉब्स करते हैं या काम करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन रेट क्या है, बढ़ जाता है। तो एजुकेशन से ही ग्रोथ हो सकती है। तभी तो जापान जैसी कंट्री, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा करके आज वो वन ऑफ द डेवलप नेशंस के अंदर आता है। जितनी भी कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो जर्मनी है, ये लोगों ने एजुकेशन के ऊपर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अब इंडिया के अंदर जो है, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं और हॉस्पिटल्स खोले गए हैं,
क्या जरूरत है कि गवर्नमेंट ही क्यों इन सेक्टर्स के अंदर इंटरवेंशन करे, नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन सेक्टर। पहली चीज कि इन सेक्टर्स में आपको चाहिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलने वाला। सेकंड पॉइंट ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर वालों से उम्मीद नहीं लगा सकते कि भाई वो आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे और बहुत ही कम शिक्षा में अच्छी क्वालिटी आपको देंगे। इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट करें। तो एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट एंड हाई प्राइस फॉर देयर सर्विसेज। तो उनका मोटिव तो वैसे भी प्रॉफिट कमाना ही होता है। और जो इंडिया जैसी कंट्री है वहाँ के लोग इतने गरीब होते हैं, मतलब इतने गरीब बहुत से लोग यहाँ पे जो ये एजुकेशन, महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट अफोर्ड द हाई प्राइस फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ। दैट्स वाई द, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला भी गया है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर, कि एक पर्सन जो कि 6 से 14 साल का बच्चा है उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना जरूरी है। तो भाई गवर्नमेंट को तो इंटरवेंट करना ही पड़ेगा, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंट के काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो इस एजुकेशन सेक्टर में बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं। सबसे पहले का नाम आता है एजुकेशन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, पहले का नाम आता है एनसीईआरटी, जो आपका अप टू सीनियर सेकेंडरी का जो करिकुलम है या एनसीएफ है या हर एक चीज डिजाइन करती है। देन आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी अप टू यूजी और पीजी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है। देन आती है एआईसीटीई, फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो देश के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक, इंजीनियरिंग, इनसे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करती है। देन आती है आईसीएमआर, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये आपके जो मेडिकल या हेल्थ सेक्टर जो होते हैं इसके अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सब डिसाइड करने का काम आईसीएमआर करता है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा ये टॉपिक बचा हुआ है, तो अब मैं करवाती हूँ आपको पहले एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, देन हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन लेके आते हैं। देखें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी तो पढ़ाया था आपको कि दोनों के बीच में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पॉजिटिव कनेक्शन है। बिल्कुल है, यस। आप एग्री हो स्टेटमेंट से? जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशंस। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया है, तो आप प्रीवियस बैक में जाए और कोशिश करें उसका आंसर देखने की, अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी आंसर को लिखा हुआ है। तो आप क्या बता सकते हैं कि जो एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन है मोर प्रोडक्टिव होते हैं, स्किल्ड पर्सन इवन जिससे उनके स्किल्ड पर्सन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, और स्किल्ड जो पर्सन होते हैं आपके रिसोर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट एंड डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशंस को प्रमोट करते हैं जो स्किल्ड पर्सन होते हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है, इक्वलिटी आती है। तो बिल्कुल इसी से क्या होता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो वही सारे पॉइंट्स जो आपको मैंने अभी करवाए, तो देखिए 2024 के अंदर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ। तो चलिए अब चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पे और फिर करेंगे हम बचे हुए 2 क्वेश्चंस को। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो भाई अब क्या टॉपिक बचा हुआ है? थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आप लोगों ने, थोड़ा सा टॉपिक बचा है हमारे पास। अब एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। इंडिया के अंदर आज भी एक एजुकेशन जो है एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, देखें ड्यूरिंग द प्लान्स नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड 5 टाइम्स। 5 गुना एजुकेशन जो सेंटर्स है वो इंक्रीज हो गया है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इंक्रीज 10 फोल्ड, यानी 10 गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए। 1951 के अंदर 18.33% पॉपुलेशन जो वो लिटरेट थी। आज का डाटा पता होना चाहिए, 74.04 एग्जाम में आया भी हुआ है। 74.04% लोग आज क्या है, लिटरेट है। अच्छा, लिटरेट और एजुकेशन में फर्क है। लिटरेट का मतलब होता है एक पर्सन वो कैन रीड एंड राइट, जस्ट रीड एंड राइट, वो एक सेकंड क्लास का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन एजुकेशन का मतलब है एक पर्सन जो हाईली एजुकेटेड है, जो चीज़ों को समझ सकता है, इनोवेशंस, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकता है। आज नियरली क्या है, 96.5 चिल्ड्रन जो है वो स्कूल गोइंग है। तो यहाँ पे एक एक्ट लिखा गया जो आपको हमने बीच में समझाया था कि राइट टू एजुकेशन 2009, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना जरूरी माना गया है। चलिए अब यहाँ पे आपके पास हम लोग करते हैं कि एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग जॉब ड्यू टू ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है उसके?
पहला देखें हमारे इंडिया में क्यों ऐसा है कि एजुकेशन आज भी एक चैलेंजिंग जॉब बना हुआ है कि सभी लोग मतलब पूरे के पूरे इंडिया में तो 74.4% है ना, इंडिया मैंने बोला आपको कि 74.4% है। डेवलप नेशंस की बात करेंगे बेटा तो ये 98 पॉइंट के आसपास चलता है, तो हमारा आज भी बहुत ज़्यादा बैक में। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ लिटरेट्स, अगर आप डाटा की फॉर्म में बात करेंगे तो 74, 100 में 74 माइनस कर दीजिए तो आपके पास जितने भी नंबर बचते हैं वो पर्सन नंबर में कन्वर्ट करते तो तकरीबन 36 करोड़ पीपल्स आज भी क्या है, इलिटरेट है। इन एजुकेट वोकेशनल एजुकेशन, आपको मैंने बीच में बताया था कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल कोर्सेज की कमी है। जैसे मैंने फिनांस सब्जेक्ट लिया लेकिन फिनांस की नॉलेज नहीं। अच्छा 11th 12th में बच्चे क्या करते हैं, बैंकिंग सब्जेक्ट होता है लेकिन बैंकिंग एक्चुअली में कैसे रन होती है वो उसकी नॉलेज नहीं है। स्कूलों में बैंकिंग की विजिट कम करवाई जाती है, तो बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगी। सब्जेक्ट तो पढ़ रहा है लेकिन जब तक उसे करके नहीं देखेगा तब तक उसे वो चीज समझ में नहीं आएगी। यानी वोकेशनल कोर्सेज है लेकिन वो बस थ्योरी रट रहे हैं बैठ के, तो ये चीज की कमी है इंडिया के अंदर। जेंडर बायस भी वन ऑफ द प्रॉब्लम है। आज भी लोग अगर पैसे कम है या ड्यू टू पॉवर्टी गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, वो बेटा ही पढ़ाई करेगा उसके उस घर के अंदर से। आज भी विलेज में जाके आप देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। हालांकि पहले से ही बहुत ज्यादा कम है लेकिन जेंडर बायस आज भी है। यानी ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू द मेल, ठीक है, मेल को ही ऑफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। देन अब प्राइवेटाइजेशन, आजकल एजुकेशन में क्या हो रहा है, अगर आप लोगों ने कुछ न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है डे बाय डे वो बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनरोलमेंट्स नहीं है और जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन थोड़ी सी बेटर होती है गवर्नमेंट स्कूलों के कंपैरेटिवली, लेकिन स्टिल वो काफी एक्सपेंसिव है वहाँ की एजुकेशन। तो एक्सपेंसिव एजुकेशन होने की वजह से वो कई बार क्या कहते हैं वहां तो पढ़ाई हो नहीं रही है तो हम लोग बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हमारे देश में इतने लोग आज भी स्टिल इलिटरेट है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाता है कि लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, कि हमारी गवर्नमेंट जो है शिक्षा पे उतना खर्च नहीं करती है जितना उसे करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेटा हम कहते हैं कि नियरली 6% ऑफ जीडीपी जो है शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% से बियॉन्ड कभी नहीं गई है। कभी 3%, 3.5%, कभी 4, 4.5, इसी परसेंट के बीच में डाटा घूमता है आपका। तो जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो इन सब फैक्ट्स की वजह से जो है इंडिया के अंदर एजुकेशन जो है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है स्टिल अ बिग चैलेंज बना हुआ है। तो मेन फंडा है एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो आपको मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन करा के जाऊंगी, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने मिड में करवा दिया और अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका बोर्ड का 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई। ये क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जन्म देता है इनोवेशन को, इन्वेंशन को और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? तो क्या लगता है आपको, ठीक है ये? अगर लगता है तो यस बोलिए। सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो बस यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। क्योंकि एक पढ़ा लिखा पर्सन के पास नॉलेज और स्किल होती है, ट्रेंड पर्सन होते हैं, तो उससे वो क्या कर सकता है, रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकता है। एक एजुकेटेड पर्सन क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, एक चीज को नए तरीके से कैसे किया जा सके उसके बारे में वो सोच सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है। अडैप्शन एंड अपग्रेडेशन क्या है, स्किल मैन पावर हेल्प इन अडेप्टिंग द एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। तो स्किल्ड मैन पावर नई नई टेक्निक लेके आता है, नए नए आइडियाज लेके आता है। नए नए आइडियाज कैसे, जैसे कि आजकल के एआई के टाइम में आप बैठे बैठे बोल देते हैं कि एलेक्सा स्विच ऑफ द फोन या एलेक्सा स्विच ऑफ द फैन, सॉरी। तो बेसिकली वो क्या, वो टेक्निक है। तो ये नई नई टेक्निक कैसे आई है, जब लोग एजुकेटेड हुए। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ। देन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब लोग पढ़ेंगे, अच्छे डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स बनेंगे तो अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो किस तरीके से वो गरीबी को और बेरोजगारी को दूर करेंगे, किस तरीके से वो स्किल पर्सन इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने खुद के व्यूज भी लिख सकते हैं। अगर नहीं माइंड में व्यूज आ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए और समझिए।
लेकिन प्लीज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज भाई लाइक किया कीजिए, कुछ कमेंट कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।